नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम बस एक सांस लेते हैं तो वो कितना जादुई होता है। आज हम उसी जादू को समझने वाले हैं। हम एक सफर पर चलेंगे, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के एक नन्हे से कण का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचता कैसे है। ये एक ऐसी कहानी है जो ठीक इसी पल हमारे अंदर चल रही है। हम दिन में ना जाने हजारों बार सांस लेते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इस एक सांस के पीछे होता क्या क्या है? ये सिर्फ हवा को अंदर बाहर करना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर चल रही एक बहुत ही शानदार और जटिल प्रक्रिया है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है द इनटेक स्टेशन। जी हाँ, हमारे फेफड़े। यहीं से ऑक्सीजन हमारे शरीर में एंट्री लेती है और ये कोई जादू नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी छाती और मांसपेशियां एक बेहतरीन टीम की तरह काम करती हैं। तो सांस अंदर लेने के लिए हमारा शरीर एक कमाल का काम करता है। सबसे पहले डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है और पसलियों के बीच की मांसपेशियां हमारी छाती को ऊपर और बाहर की ओर खींचती हैं। जरा सोचिए, ये एक गुब्बारे को फुलाने जैसा है। इससे क्या होता है, छाती के अंदर जगह बढ़ जाती है जिससे प्रेशर कम हो जाता है और बस जैसे ही प्रेशर कम होता है, बाहर की हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर दौड़ पड़ती है। और अब सांस छोड़ना, अरे ये तो और भी आसान है। इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगती। डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां बस रिलैक्स करती हैं, छाती वापस अपनी जगह पर आती है, अंदर की जगह कम हो जाती है और हवा अपने आप बाहर। बस एक खिंचाव, एक आराम, हो गई एक पूरी सांस। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे जादुई मोड़ पर, द ग्रेट गैस एक्सचेंज। ये वो जगह है जहां हमारा ऑक्सीजन का कण हवा की दुनिया को छोड़कर हमारे खून की नदी में छलांग लगाता है, और ये सब हमारी आंखों से दूर एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया में होता है। हमारे फेफड़ों में पता है करीब 70 करोड़ छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं। इन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। 70 करोड़। अगर हम इन सबको फैला दें तो ये एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगी। इतनी बड़ी सतही तो है जो गैसों की अदला बदली को इतना तेज और इतना कुशल बनाती है। तो ये अदला बदली होती कैसे है? इसका राज एक बहुत ही सिंपल से नियम में छिपा है। चीजें हमेशा ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की ओर जाती हैं, है ना? फेफड़ों की इन थैलियों में ऑक्सीजन की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जबकि हमारे खून में कम। तो ऑक्सीजन नेचुरली खून में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। वो खून से निकलकर फेफड़ों में आ जाती है। तो एक बार जब ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है तो ये अपने अगले सफर के लिए तैयार है। अब ये हमारे शरीर के विशाल हाईवे नेटवर्क यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी। लेकिन इस हाईवे पर सफर करने के लिए ऑक्सीजन को एक खास सवारी चाहिए, और वो सवारी है हीमोग्लोबिन, जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक सुपर प्रोटीन है। इसे आप शरीर की ऑक्सीजन टैक्सी समझ सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन की टैक्सी एक साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को बिठाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। ये सिस्टम कितना शानदार है वो आप यहां देख सकते हैं। देखिए, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ही सफर करती है। मतलब हमारा शरीर ऑक्सीजन को सीधे खून में घोलने के भरोसे नहीं रहता, बल्कि उसने इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल और कुशल डिलीवरी सिस्टम बनाया है। हमारी लाल रक्त कोशिकाएं ही इस पूरी कहानी की असली हीरो हैं। इस हाईवे नेटवर्क में 2 तरह की सड़कें हैं। पहली है धमनियां यानी आर्टरीज। ये सुपर हाईवे की तरह हैं जो खून को दिल से तेज रफ्तार और हाई प्रेशर पर दूर ले जाती हैं। इसीलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। दूसरी है नसें यानी वेन्स। ये सर्विस लेन की तरह हैं जो खून को कम दबाव पर आराम से दिल की ओर वापस लाती हैं। इनमें तो ट्रैफिक को पीछे जाने से रोकने के लिए वाल्व भी लगे होते हैं। अब बात करते हैं वापसी के सफर की। कोशिकाओं का कचरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी हाईवे से वापस फेफड़ों तक पहुंचता है, लेकिन इसे ले जाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसका ज्यादातर हिस्सा, करीब 70%, खून में घुलकर एक अलग रूप ले लेता है जिसे बाइकार्बोनेट आयंस कहते हैं, और बाकी का हिस्सा हीमोग्लोबिन से लिपटकर या सीधे प्लाज्मा में घुलकर वापस आता है। लेकिन इस पूरे हाईवे नेटवर्क को चला कौन रहा है? चलिए अब मिलते हैं इस सिस्टम के पावर हाउस से, द सेंट्रल पंप यानी हमारा दिल। ये वो अथक इंजन है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक पल के लिए भी नहीं रुकता। दिल की हर एक धड़कन एक सटीक 3 स्टेप के डांस की तरह है, और ये 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। पहले ऊपर के चेंबर्स सिकुड़कर खून को नीचे भेजते हैं,
फिर नीचे के बड़े चेंबर जोर से सिकुड़कर खून को पूरे शरीर में पंप करते हैं और आखिर में सब कुछ पल भर के लिए आराम करता है और अगली धड़कन के लिए फिर से भर जाता है, धक धक। ये लय कभी नहीं टूटती। अगर हमें दिल की ताकत को मापना हो तो हम कार्डियक आउटपुट को देखते हैं। ये बस ये बताता है कि हमारा दिल 1 मिनट में कुल कितना खून पंप करने की क्षमता रखता है। ये हमारे दिल के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड का सबसे जरूरी नंबर है। और इसकी गिनती बहुत आसान है। एक धड़कन में पंप हुए खून को 1 मिनट की धड़कनों से गुणा कर दें। नतीजा लगभग 5 लीटर प्रति मिनट। ये लगभग एक बड़ी पानी की बोतल जितना है। सोचिए, आपका दिल हर मिनट इतनी मात्रा में खून को पूरे शरीर में घुमा रहा है, वो भी तब जब आप आराम कर रहे हों। कमाल है। ये पूरा का पूरा सफर इतना सहज और ऑटोमेटिक है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जाहिर है इस शानदार सिस्टम को भी रखरखाव की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि जब इस सफर में रुकावटें आती हैं तो क्या होता है और हम इसे सुचारू कैसे रख सकते हैं। श्वसन प्रणाली में कुछ आम रुकावटें आ सकती हैं। जैसे अस्थमा में हवा के रास्ते ही सिकुड़ जाते हैं, मतलब हमारे इंटेक स्टेशन पर हवा का आना मुश्किल हो जाता है। निमोनिया में गैस एक्सचेंज वाली जगह ही पर ही सूजन आ जाती है। और सिलिकोसिस जैसी बीमारियां तो फेफड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे सांस लेने की पूरी प्रक्रिया ही प्रभावित हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे हाईवे नेटवर्क की एक बहुत आम समस्या की, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। इसका मतलब है कि खून हमारी धमनियों की दीवारों पर लगातार बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। जरा सोचिए, अगर हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये सड़कों के लिए कितना नुकसानदायक होगा। और जब ये दबाव कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इससे हमारे इंजन यानी दिल पर जबरदस्त बोझ पड़ता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। ये दिमाग तक जाने वाली नाजुक सड़कों को भी नुकसान पहुंचा सकता है या किडनी जैसे जरूरी अंगों को फेल कर सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये अद्भुत सफर हमारे शरीर में दिन में 17,000 से भी ज्यादा बार होता है और हमें इसका पता तक नहीं चलता। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद एक सवाल उठता है, हम उन सिस्टम्स की बेहतर सुरक्षा कैसे कर सकते हैं जो हर पल हमें जिंदा रखे हुए हैं। ये सोचने वाली बात है ना?